Students, today we are talking about our next topic of this chapter, that is Monera. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। तो ये पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मतलब एक सेल वाले प्रोकैरियोटिक। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल साइज के हैं। अगर हमें इन्हें देखना है तो हमको किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। कैसे हैं? स्मॉलेस्ट हैं। अगर इनका साइज देखें तो लगभग 2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक इस साइज के ये हमको देखने को मिलते हैं। एक जगह एनसीईआरटी में 5 माइक्रोमीटर भी दे रखा है, तो अगर हम ले तो 2 से 5 तक भी ले सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। इसमें जो स्मॉलेस्ट हैं, सबसे छोटे हैं, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ है, अगर हम डायमीटर देखें तो लगभग कितना है? 0.125 माइक्रोमीटर से 0.150 माइक्रोमीटर तक, और लगभग 3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। तो इस तरह से ये जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट हैं, हर जगह मिल जाते हैं, फाउंड एनीवेयर। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि फाउंड एनीवेयर, कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी जगह पर मिल जाते हैं। सॉइल में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, हम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे उनकी शेप के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें फ्लैजिला है कि नहीं है, उस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड से हम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन यानी कि किस तरह से जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनकी शेप के बेस पर किस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। अगर ये कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। तो स्फेरिकल यानी कि स्फेयर की तरह है, तब हम इसको बोलते हैं कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल। अगर ये स्फेयर की तरह है तब हम इसको क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 2 बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस मतलब 2 जो बैक्टीरिया हैं, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिप्लोकोकस।
कभी क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो एक चेन बनाकर रहते हैं, इस तरह से चेन बनाकर रहते हैं, और चेन क्या होती है, स्ट्रिप बनाकर रहते हैं, तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोल रहे हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। कभी हमें ये बैक्टीरिया कैसे मिल जाएंगे, बंडल की फॉर्म में, इस तरह से बंडल की फॉर्म में मिल जाएंगे, तब हम इन स्फेरिकल बैक्टीरिया को बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। कभी कभी ये कैसे स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, 3D फॉर्म में, 3D स्ट्रक्चर ये यहां पर बना के रहते हैं, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर हमको नजर आता है इसका। इसको हम क्या बोल देते हैं, सारसाइन। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कोकस हैं, डिप्लोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं, स्टेफाइलोकोकस हैं, और ये क्या है, सारसाइन। ये क्या है हमारे, जब बैक्टीरिया की शेप कैसी है, स्फेरिकल। इसके अलावा देखें, अगर बैक्टीरिया की शेप है किस तरह से, रॉड की तरह, रॉड शेप, अगर बैक्टीरिया कैसे हैं, रॉड शेप है, तब हम इसको बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस यानी कि बैक्टीरिया कैसे हैं, रॉड की शेप के हैं, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, बैसिलस। और ये जो बैसिलस हैं ये कैसे हो सकते हैं, देखिए, एक है तो बैसिलस, और अगर दो एक साथ रह रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस या स्टेफाइलोबैसिलस। तो इस तरह से बंडल की फॉर्म में है या दो एक साथ हैं रॉड, तो भी हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्पाइरिलम। स्पाइरलम मतलब बैक्टीरिया कैसे हैं, स्पाइरल शेप में है, इनकी जो शेप है वो कैसी है, स्पाइरल। अगर ये स्पाइरल शेप में है तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पाइरिलम। कुछ बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, कॉमा की शेप की होती है, तब हम इसको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो कैसे हैं, कॉमा शेप, इस तरह से, जैसे ड्रॉपलेट होती है इस तरह से, कॉमा शेप। अगर कॉमा शेप है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, विब्रियो। तो बैक्टीरिया को हम उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे हैं बैक्टीरिया, सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया स्फेरिकल हैं, दूसरा हमारे कैसे हैं, बैसिलस हैं, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरलम है, स्पाइरल की शेप के हैं, विब्रियो कैसे हैं, कॉमा की शेप के हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड, उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला। तो हम दूसरी तरह से जो बैक्टीरिया है उनको कैसे क्लासिफाई करें, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है और उसमें फ्लैजिला नहीं है, तब हम इनको क्या बोल रहे हैं, एट्राइकस। एट्राइकस, एट्राइकस मतलब बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है। अगर बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो कहां पर है, एक ही साइड में है, इस तरह से एक ही बैक्टीरिया यहाँ पर, यहाँ बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो कैसा है, एक ही बैक्टीरिया है और उसकी एक साइड में एक ही फ्लैजिला है, तो हम इसको बोल रहे हैं मोनोट्राइकस। क्या बोल रहे हैं, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में दोनों अपोजिट सरफेस पर फ्लैजिला है,
एक ही सिंगल फ्लैजिला है दोनों अपोजिट सरफेस पर, तब हम इसको बोल रहे हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, दोनों अपोजिट सरफेस पर फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल रहे हैं एम्फीट्राइकस। इसी तरह से अगर ये बैक्टीरिया है, उसकी एक सरफेस पर कैसे फ्लैजिला है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यहाँ पर इस तरह से टफ्ट ऑफ फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट है, तब हम इसको बोल रहे हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन वन साइड, एक ही साइड पर अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, लोफोट्राइकस। और अगर फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों साइड पर प्रेजेंट है इस तरह से, तो हम इसको बोल रहे हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस। अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया में पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, इस तरह से सरफेस पर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तब हम इसको बोल रहे हैं पेरीट्राइकस। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्लैजिला कहां पर है, पूरे पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, यहां पर इस तरह से। तो हम इसको बोल रहे हैं पेरीट्राइकस। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं या मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, हम बैक्टीरिया को एक तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग के बेस पर। ग्राम स्टेनिंग, अब ये ग्राम स्टेनिंग क्या है, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डी ग्राम। डी ग्राम, इन्होंने एक स्टेन बनाया था क्रिस्टल वॉयलेट। अब जो बैक्टीरिया इस स्टेन से कलर हो जाते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया इस स्टेन से कलर नहीं होते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम ने एक क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन बनाया जिससे कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं होते हैं। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो टेक्निक है उसको कैसे देखिए, किस तरह से हम बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन कर सकते हैं, इसकी जो टेक्निक है उसको एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है और उस स्लाइड पर हमने क्या लेना है, कुछ बैक्टीरिया जिनको हम स्टेन करना चाहते हैं। इस स्लाइड को हम क्या करें, हीट कर दें। हीट करने पर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, स्लाइड पर फिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिक्स हो गए। ये बैक्टीरिया क्या हो गए, इस पर फिक्स हो गए। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करेंगे। इन बैक्टीरिया को पे हमने क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ पर ये बैक्टीरिया हमारे पास थे और इस पर हमने ड्रॉप से क्या डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को डाल दिया। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को डालने के बाद ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, पर्पल डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद हमने करा क्या कि ये जो स्लाइड थी, इस स्लाइड को
हमने फिक्स करा है और इस पर हमने ग्राम आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ये एक फिक्सेटिव है। ये कैसे काम करेगी? फिक्सेटिव की तरह काम करेगी। क्या डाल दिए इसमें हमने? ग्राम आयोडीन। ये हमारे पास ये बैक्टीरिया था, ये पर्पल कलर की हमने इसमें डाई डाल दी थी। इसके बाद हमने क्या डाल दिया? ग्राम आयोडीन। आयोडीन डाल दिया, ग्राम आयोडीन, जो कि कैसा है? ये एक फिक्सेटिव है। उसके बाद हम अल्कोहल डालकर इसको क्या करेंगे? डीकलराइज करेंगे। इसके बाद हमने इस स्लाइड पर क्या डाला है? इथेनॉल और अल्कोहल। अल्कोहल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये जो हमने डाई डाली थी वो क्या हो जाए? बैक्टीरिया क्या हो जाए? डीकलराइज हो जाए। इनको हमने ये डालकर क्या कर दिया? डीकलराइज कर दिया। डीकलराइज करने के बाद अब ये जो कलर था यहाँ पे, ये कैसे हो गया है? बैक्टीरिया कैसे हो गए हैं? डीकलराइज हो गए। यहाँ पर ये बैक्टीरिया कैसे हो गए? डीकलराइज। डीकलराइज होने के बाद हमने इसको देखिए क्या करा है? इस पर डाला है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन हमको पता है कैसा कलर का स्टेन होता है? सेफ्रेनिन कैसे कलर का स्टेन होता है? पिंक कलर का, रेड कलर का स्टेन होता है। तो हमने यहाँ पर डाले सेफ्रेनाइन। ये अब कुछ बैक्टीरिया हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हो जाते हैं? पिंक कलर के हो जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर कैसे हो जाते हैं? पर्पल कलर के हो जाते हैं। ग्राम कलर को फिर से क्या कर लेते हैं? वो किससे स्टेन हुए? ग्राम कलर से स्टेन हुए। और कुछ कैसे हुए? जिन्होंने सेफ्रेनिन का कलर स्टेन कर लिया। तो जो यहाँ पर फाउंड हो रहे हैं पिंक कलर के बैक्टीरिया, जिन्होंने किसका कलर लिया है स्टेन करने में? सेफ्रेनिन से स्टेन हुए हैं, वो हमारे क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। और जो पर्पल कलर के हमको यहाँ पर फाउंड हो रहे हैं वो उसने किसका कलर अटेन किया है? क्रिस्टल वॉयलेट कलर। तो ये हमारे क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर देखिए ग्राम ने, जो कि क्रिश्चियन डी ग्राम थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक डाई बनाई, पर्पल कलर की डाई बनाई और इस पर्पल कलर की डाई को बैक्टीरिया को स्टेन करने में इस्तेमाल किया। जो बैक्टीरिया इस पर्पल कलर की डाई से स्टेन हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो इस पर्पल कलर की डाई से स्टेन नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राम नेगेटिव। ये टेक्निक है। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया का कल्चर ले लिया, उस कल्चर को सबसे पहले हीट करा ताकि वो स्लाइड पे थोड़ा फिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर से स्टेन करा है। इन्होंने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और जब पर्पल कलर को एब्जॉर्ब कर लिया हमने इसमें फिक्सेटिव यूज किया, ग्राम आयोडीन। इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद हमने इसको डीकलराइज करा है। किससे? इथेनॉल से, या फिर हम एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीकलराइज करने के बाद हमने इसको सेफ्रेनिन से फिर स्टेन किया। तो अब हमने दो स्टेन डाले, एक तो क्रिस्टल वॉयलेट डाला और एक सेफ्रेनिन। जो बैक्टीरिया सेफ्रेनिन से स्टेन हो रहे हैं वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जो हमारे क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन हो रहे हैं वो हमारे क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग विद ग्राम कलर, यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि ग्राम ने स्टेन बनाया। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से कलर हो जाते हैं वो हमारे क्या है? पर्पल कलर के स्टेन हो जाते हैं, वो हमारे क्या है? ग्राम पॉजिटिव। और जो इससे स्टेन नहीं होते वो हमारे क्या है? ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा देखिए हम एक तरह से और इन बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के मोड के अकॉर्डिंग हम इन बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मोड ऑफ रेस्पिरेशन।
बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। अब देखिए, हमको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या है? जो फूड है जो हमने इनटेक किया है उसका बॉडी में ऑक्सीडेशन होना, ताकि वो फूड हमें क्या दे सके ना, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, हमें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को में यूज़ हो जाए। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है कि जो हमने फूड इनटेक किया है उसका ऑक्सीडेशन होना। हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि दो तरह का मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। एक तो कैसा है, एनारोबिक, और एक एरोबिक। एनारोबिक जिसमें कि ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो बैक्टीरिया में भी दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। यानी कि हम बैक्टीरिया को उनके रेस्पिरेटरी मोड के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। एक तो हमारे क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया, और दूसरे कैसे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक जिसमें कि रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एनारोबिक बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक तो है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, और दूसरे यहां पर जो है वो है हमारे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह से एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे कौन से हैं, ऑब्लिगेट, और दूसरे हमारे कैसे हैं, फैकल्टेटिव। अब इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें अगर हमें डिफरेंस देखना है तो हम देख लेते हैं। देखिए, जो ये ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑब्लिगेट, एनारोबिक ऑब्लिगेट का, एनारोबिक का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए तब ये रेस्पायर करेंगे। और ऑब्लिगेट क्या होता है, अगर वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये जो एनारोबिक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया हैं ये कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पाते, कभी भी अपने मोड ऑफ लिविंग को, मोड ऑफ रेस्पिरेशन को ये चेंज नहीं करते। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। इसी तरह से जो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये किसकी प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करेंगे। अगर वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन अगर वहां पर है तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, एनारोबिक ऑब्लिगेट। अब इसी तरह से यहां पर आ जाइए, एनारोबिक फैकल्टेटिव। इसका मतलब है जो एनारोबिक फैकल्टेटिव है उनका मतलब है यहाँ पर कि ये जो बैक्टीरिया है अगर सपोज करिए ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल हो गई तो अपने मोड ऑफ रेस्पिरेशन को चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। ये एनारोबिक कंडीशन में भी रह लेंगे, मैक्सिमम ये कहां पर रहते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, लेकिन ये अपने मोड ऑफ रेस्पिरेशन को चेंज कर लेंगे। इसी तरह से एरोबिक फैकल्टेटिव है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बैक्टीरिया हैं वो एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन अगर सपोज करिए एनारोबिक कंडीशन यहाँ पर आ गई, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे ऑब्लिगेट हैं, कौन से, एनारोबिक, इसका एक एग्जाम्पल यहां पर है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम कैसा है, एनारोबिक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, फैकल्टेटिव में हमारे कॉमन एग्जाम्पल आता है ई कोलाई, यूस्टेरिया कोलाई। ये कैसा है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा ऑब्लिगेट यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम है। इस तरह से ये कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किस बेस पर, रेस्पिरेटरी मोड के बेस पर भी बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक। इसके बाद देखिए हम बैक्टीरिया को एक तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पर भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन कैसा है, तो यहां पर देखिए हमने पढ़ा है जो मेन ऑर्गेनिजम्स में 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और एनारोबिक जो न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। अब ये 2 तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। कौन कौन से 2 तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, एक तो है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, और एक दूसरे हैं जिनमें कीमोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, 2 तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। वही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको किस में देखने को मिल रहा है, बैक्टीरियाज में देखने को मिल रहा है। ऑटोट्रॉफिक हैं कैसे, एक तो फोटोसिंथेसिस वाले जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा हमारे क्या है, कीमोसिंथेसिस वाले, यानी कि केमिकल की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर हो गए, एक तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरा हमारे क्या हो गए, कीमोसिंथेसिस। इसके बाद देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, जरा ये देखें। एक तो है ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, और दूसरा हमारा है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व नहीं होती है। दूसरे हमारे क्या है, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन इज इवॉल्व, ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया,
दूसरा ऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन इज इवॉल्व, इसमें आते हैं हमारे नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना। अब ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना हैं, ये किस तरह से, ये कैसे हैं, कॉलोनियल हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो हमें नजर आएगा कि नॉस्टॉक एक फिलामेंटस, फिलामेंट यहाँ पे बना के रहेंगे, कॉलोनी बनाकर रहेंगे, और इनकी जो कॉलोनी है, ये जो फिलामेंट है, इसके चारों ओर क्या होगी, म्यूसिलेज की शीट होती है, जिससे इसकी पूरी कॉलोनी कवर रहती है। इस तरह से इसके चारों ओर क्या है, ये म्यूसिलेज की शीट होती है। इस कॉलोनी के कुछ मेंबर्स ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी करते हैं। इनके पास एक एंजाइम होता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, और ये इससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनका काम क्या रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। एनाबीना एंड नॉस्टॉक, और इसमें क्या होती है, जब ये रेस्पायर करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन इज इवॉल्व। इनकी जो कॉलोनी है वो म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड रहती है। इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और ये जो हेट्रोसिस्ट है वो किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। इन हेट्रोसिस्ट में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, देखिए ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। ये किस पर रहते हैं, ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, इसमें सारे कौन से आते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इसमें आते हैं। तो ये हमारे क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमने बहुत सारे डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी हैं। ये सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो खुद ब खुद सर्वाइव नहीं कर पाते, पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, हॉस्ट की बॉडी पर रहते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। अब हम क्या पढ़ लें, आर्ची बैक्टीरिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया कौन से हैं, प्रिमिटिव लिविंग फॉसिल्स। कैसे हैं, प्रिमिटिव लिविंग फॉसिल्स हैं। सेल वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स। ये जो आर्ची बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, कॉस्मोपॉलिटन है, हॉट वाटर स्प्रिंग में मिल जाएंगे, सॉल्ट की कंडीशन ज्यादा होगी वहां पर मिल जाएंगे, जहां पर मीथेन रिलीज हो रही है वहां पर मिल जाएंगे। तो डिफरेंट हार्श कंडीशंस में मिल जाते हैं। रीजन क्या है मिलने का, सेल वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। यानी कि देखिए जो बैक्टीरियाज हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि म्यूरिन की बनी सेल वॉल होती है, लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, नॉन पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल नहीं होती, बल्कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड।
cell membrane possesses a single layer branch chain lipid. Most important point, most important point, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें देखिए लिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बाइलेयर होती है लिपिड की, लेकिन यहां पर क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सिंगल लेयर, लिपिड की कैसी लेयर है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच चेन, सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच चेन, यानी कि किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोहाइड्रोकार्बन ग्लिसरॉल, इसकी एक ही चेन है। अब एक चेन होने से क्या हुआ, विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। हमने पढ़ा था जो डबल मेम्ब्रेन है लिपिड की वो क्या शो करती है, क्वासी नेचर शो करती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा था सिंगर एंड निकोलसन का, तो जो डबल लेयर होती है वो क्वासी मूवमेंट शो करती रहती है ताकि प्रोटीन उसमें आसानी से रोटेट हो जाए और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। लेकिन यहाँ पर लिपिड कैसी है, लिपिड की सिंगल लेयर है, ब्रांच चेन है, और इसके कारण इसने क्या करा, विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर दिया है। अब जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो गई एंड बिकम टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, और ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो डिफरेंट हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखिए 3 तरह के आर्ची बैक्टीरिया हमको देखने को मिल रहे हैं। 3 एग्जांपल्स यहाँ पर है। कौन कौन से, सबसे पहला मेथेनोजेंस, ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट आपको बताया था, ऑब्लिगेट क्या होते हैं, जो कि किस में सरवाइव करेंगे, एनारोबिक कंडीशंस में ही सरवाइव करते हैं। कीमोसिंथेटिक है, प्रोड्यूस मीथेन, और इनमें से क्या प्रोड्यूस होती रहती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती रहती है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर है मेथेनोबैक्टीरियम एंड मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम एंड मेथेनोकोकस। कहाँ पर मिलते हैं ये बैक्टीरिया, जो कैटल होते हैं उनकी गट में मिलते हैं, कोल माइंस में मिलते हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्या रिलीज करते रहते हैं, मीथेन गैस को रिलीज करते रहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कैसे हैं, एरोबिक हैं, रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कीमो हेट्रोट्रॉफिक हैं, लिव इन सॉल्टी एरिया, सॉल्ट रिच मीडियम में ये रहते हैं। हैव, अब ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हैव रेड कैरोटीनॉइड इन देयर सेल मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन। इसमें आते हैं हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम, इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें रेड कैरोटीनॉइड्स होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ गया हमारा थर्मो एसिडोफिल्स। ये जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं ये कहां पर मिलते हैं, लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा एक्सीड हो जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वहां पर ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा या थर्मोप्रोलियस, ये दोनों कैसे हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा कैसे हैं, स्मॉल यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, नॉन मोटाइल, चल फिर नहीं सकते, फ्लैजिला नहीं होते इनके पास, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते, प्रोकैरियोटिक है। इसके बाद देखिए अकर सेप्रोफिटिकली, सेप्रोफिटफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। किससे न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। इन सीवेज वाटर, कहाँ पे मिलते हैं, सीवेज वाटर में, सॉइल में, एंड इन
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सेप्रोफाइट है तो किससे न्यूट्रिशन लेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लियोमॉर्फिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लियोमॉर्फिक है यानी कि नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसकी, इसलिए इनको पहले बोला जाता था, इनको एक टर्म दी गई है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर बोला जाता था, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनकी, इसलिए इसको टर्म दी जाती है प्लियोमॉर्फिक। सेल वॉल इसमें नहीं होती, लैक सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं होती। इसके बाद देखिए डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिजीजेस करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल इसमें है, सैंडल स्पाइक डिजीज कर देते हैं, सिट्रस ग्रीनिंग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण होती है।